हेलो बच्चों, आज ऑल इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस ऑफ एटम। ओके, क्विकली जल्दी से ख़त्म करते हैं। और फर्स्ट डेरिवेशन हमारी ये आती है कि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से हम ये प्रूव करेंगे या हम फाइंड आउट करेंगे कि साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है। रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड किए थे गोल्ड शीट के ऊपर, और उसने नोटिस किया था कि ऑलमोस्ट 11,000 अल्फा पार्टिकल में से एक अल्फा पार्टिकल टर्न बैक हुआ था, 180 डिग्री टर्न लेकर वो वापस गया था। और उससे उसने ये कंक्लूड किया था कि जो आपका न्यूक्लियस होता है दैट इज़ हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर एंड इट इज़ ऑफ स्मॉल साइज। अब अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो अल्फा पार्टिकल डायरेक्ट आ रहा है और एट पॉइंट ए, मतलब वो न्यूक्लियस से टकराएगा नहीं, वो ए पॉइंट पे एकदम टर्न लेगा 180 पे और वापस चला जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है जहाँ से वो टर्न हुआ वहाँ से लेकर न्यूक्लियस तक है, इस डिस्टेंस को R0 से सिंबलाइज करते हैं और इस डिस्टेंस को बोला जाता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। और ये हमें कहीं ना कहीं आइडिया देता है कि रफली एस्टिमेट जो है न्यूक्लियस का वो क्या साइज हो सकता है। तो हमारी ये डेरिवेशन का मेन मोटिव इस R0 को ढूंढने का है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, राइट। और हमें पता है कि अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, दे आर डबली चार्ज्ड हीलियम, राइट। तो यहाँ पर इसका चार्ज क्या हो जाएगा, +2e। और चार्ज ऑन द स्कैटरिंग न्यूक्लियस, अब अगर मैं गोल्ड लूँगी तो उसका एटॉमिक नंबर लेना पड़ेगा। स्कैटरिंग न्यूक्लियस दैट इज Q2, दैट कैन बी रिटन एज plus Ze if I don't consider that this is gold, it can be some other element also। तो उसका जो एटॉमिक नंबर है Z और उसके अंदर जो प्रोटॉन्स प्रेजेंट है उनका चार्ज, और हमें पता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम होता है, राइट। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फॉर द अल्फा पार्टिकल्स विल बी K अल्फा एंड दैट इज हाफ mv²। ऑल राइट। और यहाँ पर ए पॉइंट पर आकर जितनी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होती है अल्फा पार्टिकल की, वो सारी की सारी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज K Q1 Q2 अपॉन R0, कहाँ पर, एट पॉइंट ए, जहाँ पर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में। दैट अब अगर मैं इनिशियल अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में वैल्यूज पुट करूं, Q1 कितना है, दैट इज 2e, Q2 कितना है, दैट इज Ze डिवाइडेड बाय R0। और जैसे कि पॉइंट ए पर सारी की सारी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में, तो U इज इक्वल टू K अल्फा, और K अल्फा हमारा क्या है, हाफ mv², और U हमारा क्या है, दैट इज K इंटू 2 इंटू Ze² अपॉन R0। और अब हम यहाँ पर R0 की वैल्यू निकालेंगे, R0 को एक तरफ लेके जाएंगे, दूसरी चीज़ें एक साइड में। सो दिस इज गोइंग टू बी 4K Ze² अपॉन mv²। और यहाँ पर K की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10⁻⁹। बेसिकली ये 1/4πε0 है, और यहाँ पर यूनिट क्या होते हैं इसके, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, सो दिस गिव्स अस कि रेडियस ऑफ जो न्यूक्लियस होगा दैट मस्ट बी स्मॉलर देन R0। ओके। अच्छा, रदरफोर्ड ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया था तो उसने अल्फा पार्टिकल की जो एनर्जी चूज की थी वो 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ली थी। तो 5.5 मेगा के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और मेगा के लिए 10⁻⁶। तो इसको मल्टीप्लाई करके और इनकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे फर्दर, राइट। तो ये सारी वैल्यूज़, और एटॉमिक नंबर जो Z है उसमें आप 79 डाल दीजिए, क्योंकि गोल्ड का एटॉमिक नंबर 79 होता है। और जब मैं ये सारी वैल्यूज़ इसमें पुट करती हूँ, R की वैल्यू में K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, Z की वैल्यू 79, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर, राइट। और ओके, इफ़ आई कंसिडर ये इसको
ये एम वी स्क्वायर है, इसको अगर थोड़ा सा मैनिपुलेट किया जाए तो ये हो जाएगा 2k जेड ई स्क्वायर, और ये 2 नीचे अगर लिया जाए तो दिस इज गोइंग टू बी हाफ एम वी स्क्वायर। तो बच्चों ये डायरेक्ट हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू मैं 5.5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁻6 ले लूँगी, और यहाँ 4 के बजाय मैं 2 यूज़ करूँगी। तो मेरा सॉल्व करने पे आंसर आता है 4.13 इंटू 10⁻14 मीटर, एंड दैट्स गोइंग टू बी 41.3 फर्मी मीटर। तो यहाँ से एटलीस्ट ये आइडिया मिलता है कि आपका जो रेडियस होगा न्यूक्लियस का वो कम होना चाहिए आर नोट से। सो ये एक हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ अबाउट द इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है, अगर आप रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट को ध्यान से देखोगे तो उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो कि न्यूक्लियस से टकराए बगैर सीधे चले जाते हैं, और एक सिंगल ऐसा पार्टिकल था जो न्यूक्लियस से टकराएगा नहीं लेकिन रिपेल होके 180 टर्न लेके वापस जाता है। ठीक है, तो अब ये जो न्यूक्लियस से बिना टकराए पार्टिकल जा रहे हैं वो एंगल थीटा बना रहे हैं विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और बच्चों ये जो डिस्टेंस है स्ट्रेट लाइन से लेके जहाँ दूसरा पार्टिकल जो रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है, इस डिस्टेंस को हम लोग b लेते हैं, और ये जो डिस्टेंस होता है इसको बोला जाता है इम्पैक्ट पैरामीटर। और इम्पैक्ट पैरामीटर का जो फॉर्मूला रहेगा दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर कोटेंजेंट थीटा बाय 2/k। ओके, और इस फॉर्मूला को के में आप वैल्यू हाफ एम वी स्क्वायर की भी डाल के कैलकुलेट कर सकते हो, और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए उसके हिसाब से यू कैन यूज एनी ऑफ इट्स फॉर्मूला half mv square. So this was about the Rutherford experiment, and next I want to share with you is the Bohr's model. Bohr का जो मॉडल है that is actually for the hydrogen and hydrogen like species, और बोहर ने हमें ये बोला था कि जो electrons हैं they are moving in the discrete orbits, they are having particular quantized energy and they are having also quantized momentum, angular momentum. okay, तो अब हम बोहर का डेरिवेशन कर रहे हैं, उसमें हम ये न्यूक्लियस लेंगे और इसके आसपास इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहा है, और न्यूक्लियस वैसे तो हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ के लिए। और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ कौन कौन से हो सकती हैं, हमारा लिथियम +2 हो सकता है, हीलियम प्लस हो सकता है, मतलब इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन, मतलब इनके ओवरऑल एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, दैट्स इट। अच्छा, अब ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का जो चार्ज रहेगा दैट विल बी Z/E, राइट, और इसके पास इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, क्यों होगी, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी kq1q2/r²। r इज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब ये जो F है दिस विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑल्सो, बिकॉज इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, mv²/r। यहाँ से r और r कटेगा और हम लोगों को सिंगल r मिलेगा, और r की वैल्यू क्या होगी, kZe²/mv²। यहाँ से हमारा अगला पड़ाव शुरू होता है जहाँ पे क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी की बात की जाती है, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की mvr, और दैट इज इक्वल टू NH/2π। ओके, तो R इज इक्वल टू NH/2π m इंटू v। ओके, अच्छा, अब ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करेंगे। जब हम इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने पर kZe²/mv² इज इक्वल टू NH/2π m इंटू v। तो हमें v मिलेगा और v की वैल्यू आएगी 2π kZe²/nh। अच्छा बच्चों, ये जो v की वैल्यू आती है, इस वैल्यू को हम लोग r में, ये जो r है इसमें डाल देते हैं, राइट। तो हमारा r न्यू क्या बन के निकलता है, दैट इज n²h²/4π² mkZe²।
तो यहाँ से हमें डायरेक्ट रिलेशन मिलता है कि R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। और ये जो इक्वेशन है या ये जो रिलेशन निकल कर आता है, इसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं MCQ सॉल्व करने में, स्पेशली फॉर जेई मेंस एंड नीट। ओके, अगर मैं यहाँ पर z की वैल्यू 1 ले लेती हूँ और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n को 1 ले लेती हूँ, तो ये मेरा हाइड्रोजन के लिए केस बन जाएगा स्पेशल, और R नॉट हो जाएगा h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m k e स्क्वायर। अगर मैं सारी वैल्यूज पुट करूँ, h की वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 इंटू 10⁻34, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31, k की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19, ये सारी वैल्यूज पुट करने पे मुझे 5.29 इंटू 10⁻11 मीटर मिलता है, एंड दिस इज 0.53 एंगस्ट्रॉम। दिस इज द बोहर्स रेडियस फॉर द हाइड्रोजन एटम। उसके बाद हमारा अगला पड़ाव शुरू होता है जहाँ पर हमें वेलोसिटी ढूंढनी होती है। वेलोसिटी का हम लोगों ने फॉर्मूला क्या निकाला था, 2 पाई k z e स्क्वायर अपॉन n इंटू एच। z की वैल्यू 1 पुट करेंगे हाइड्रोजन के लिए, n की वैल्यू अगर अभी फिलहाल जनरलाइज करते हैं, नहीं पुट करते कुछ भी, तो v इज इक्वल टू 2 पाई k e स्क्वायर अपॉन n इंटू एच। बच्चों ये सारा कांस्टेंट है, ये सारा कांस्टेंट है, राइट। अब मैं क्या करूँगी यहाँ पर कि एक चीज़ यहाँ पर करती हूँ, c से मल्टीप्लाई और डिवाइड करती हूँ, राइट। और यहाँ पर 2 पाई k e स्क्वायर और c और h को मैं एक साथ लिख रही हूँ, और एक c डिवाइडेड बाय n, इसको हम अलग कर रहे हैं। ये जो चीज़ है इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा, ठीक है, कांस्टेंट है, c अपॉन n, और इस अल्फा का एक स्पेशल नाम है, दैट इज कॉल्ड फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। और इसकी जो वैल्यू आती है सारी वैल्यूज वगैरह डालने पर, दैट इज 1/137, 1/137 इंटू c/9। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट कि फर्स्ट ऑर्बिट में अगर मुझे ढूंढना हो कि n इज इक्वल टू 1 में वेलोसिटी कितनी है, तो दैट इज c/137। Okay, so next I go with अगर speed of electron in the innermost orbit is 1/137 of the speed of light in vacuum, जबकि speed in outer orbit will vary या inversely proportional to n। Okay, इसके बाद very important thing, that is energy, energy of electron when it is moving in orbit, that is kinetic energy and पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बच्चों, हाफ mv स्क्वायर, क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर। और अगर याद करो जब हमने डेरिवेशन स्टार्ट की थी, तो डेरिवेशन क्या लिखा था, हम लोगों ने लिखा था mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू k z इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर, राइट। और अब मैं आपको क्या बोलूँगी, r के साथ ऐसे r काटो और दोनों को हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो ये बन गया आपका k z e स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी तो हमारा वही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा, k फिर z इंटू ई माइनस ई अपॉन आर, एंड दिस इज गोइंग टू बी माइनस k z e स्क्वायर अपॉन आर। ओके, सो यहाँ पर टोटल एनर्जी ली जाएगी kinetic energy plus potential energy, and this is going to be k z e square upon 2r minus k z e square upon r, and this is going to be minus, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो माइनस k z e square upon 2r, और यहाँ पर r की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो हम पहले ढूंढ के आए हैं, और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर n स्क्वायर h स्क्वायर और बाकी चीज़ ऊपर जाएगी 4 पाई स्क्वायर m के z e स्क्वायर। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे ओवरऑल एनर्जी का रिलेशन आ जाएगा माइनस 2 पाई स्क्वायर m के स्क्वायर z स्क्वायर e की पावर 4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। और यहाँ ये जो नेगेटिव साइन आया ना बच्चों, ये इंडिकेट करता है टोटल एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, एंड सम वर्क इज रिक्वायर्ड to be done to pull it away from the nucleus. Okay, keep studying.